नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं पलामू के उपायुक्त अमित कुमार जी। अमित जी की जिंदगी के उन हर पल को टटोलने का प्रयास करेंगे हम और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जीवन का सफर रहा इनका। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वागत है अमित जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते नितेश जी। अमित जी, जन्म कहाँ हुआ? जी मेरा जन्म हुआ है सोशरा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार राज्य के 1982 में। बचपन की जो भी स्कूलिंग वगैरह है, बचपन जो गुजरा वो मेरा बिहार शरीफ टाउन में ही गुजरा। तो इंजीनियरिंग के प्रिपरेशंस के लिए मैं पटना गया। पटना में लगभग 1 साल तैयारी करने के बाद आईआईटी का प्रिपरेशंस कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। आईआईटी में तो मैं सफल नहीं रहा, बट आईआईटी के थ्रू ही टीएस चाणक्य जो कि नॉटिकल साइंस मर्चेंट नेवी की कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने जब की तो आपको क्या बचपन से लगता था क्या कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी एक शुरुआती दौर में होता है कि कुछ आ जाता है, सिक्स सेंस काम करने लगता है, उस तरह का कुछ काम किया? देखिए, बचपन में कुछ ऐसा फोकस्ड अप्रोच था नहीं, और जो भी फैमिली बैकग्राउंड हो या वहाँ पे जो भी सक्सेस रेशियो थे और भी हमारे सीनियर्स और भी लोगों का, तो ये कहना बड़ा मुश्किल था कि बड़े होके क्या बनना है। लोग पूछते थे, हाई स्कूल में जब से गया तब से लोग पूछते थे कि भाई बड़े होके क्या बनना है। बचपन में हमेशा शौक था साइंटिस्ट बनने का, और कुछ ना कुछ प्रयोग और कुछ ना कुछ करते रहता था। तो एग्जैक्टली साइंटिस्ट होते क्या है, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। हाँ, मैट्रिक पास होने तक समझ में आया कि यार बिहार है तो इंटरमीडिएट करो, मैथ लेना है कि बायोलॉजी लेना है। मैथ लेना है तो इंजीनियर बनोगे, बायोलॉजी लेना है तो डॉक्टर बनोगे। तो यही 2 ऑप्शंस थे। बट करियर एक जगह होता है, बट दिमाग में बचपन से ही ये सोच थी कि अपने आप को सेटल रखना है इकोनॉमिकली, और फिर उसके बाद आप जो भी बेस्ट देना चाहें किसी भी सेक्टर में आप दे सकते हैं। कितने कितने भाई बहन कितने आप? हम लोग कुल 3 भाई हैं, सिस्टर नहीं है। तो मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भैया और उसके बाद मंझले भैया है। तो सब लोग घर पे ही थे। सब लोगों की पढ़ाई इनफैक्ट एक ही स्कूल से हुई। बचपन भी सब लोगों का साथ में ही गुजरा। और पिताजी क्या करते थे? पिताजी बेसिकली फार्मर थे। बाद में उन्होंने फर्टिलाइजर्स, खाद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो कृषि का काम और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर के बिजनेस का भी काम करते थे। अच्छा, खेती बाड़ी करते थे तो उस वक्त क्या कुछ सहयोग कर देते थे कि सीधा कहते थे कि नहीं भाई नहीं कर पाएंगे? देखिए, मैक्सिमम खेत जब तक मैं थोड़ा बड़ा हुआ, खेत जाने लगा, तो जो शेयर क्रॉपिंग होती है बटाईदार के थ्रू होते थे। तो जब भी फसल की कटाई होती थी या बीच बीच में कभी जाके देखना होता था तो बहुत इंजॉय करता था। बचपन में जाता था। वो आरियाँ जो होती है पगडंडिया पे चलना, और जो हरियाली होती थी वो काफ़ी, मतलब वो दिन हमेशा याद रहते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको भी जाके कुछ करना चाहिए खेत में? डराया जाता था, पढ़े लिखोगे नहीं तो बैल चलाना पड़ेगा। बैल चलाने का मौका बचपन में ही मिला, लेकिन हाँ। अच्छा, मतलब मिला था तो उससे डर गए कि भाई पढ़ो नहीं तो उपाय नहीं है? देखिए, यही कंफ्यूजन होता है। वो बचपन में कभी कभी डराया भी जाता है कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। सब काम अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से करते हो तो चलिए, खेती का मौका अभी तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ वो काफ़ी इंजॉइंग है और काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने का जो होता है ढंग की, कैसे मेहनत करते हैं और मेहनत करने से क्या उपलब्धि आउटकम आती है, वो मैंने खेत में जाके ज़रूर सीखा। क्योंकि आप एज ए उपायुक्त हैं तो खेत का जो दर्द है और एक किसान का जो दर्द है वो भी भली भांति समझते हैं। आपको लगता है कि आज किस तरीके से परिवेश बदल रहा है और चीज़ों को करने की आवश्यकता है? जी हाँ, डेफिनेटली। जो बचपन की सीख होती है, फिर आप जिस करियर में हैं और जिन लोगों के लिए आपको काम करना है, तो वो एक महत्वपूर्ण एक एजेंडा है कि लोगों को कैसे हम सही, चाहे वो सिंचाई की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, और ये सारे चीज़ प्रोवाइड कर सकें कि लोग जितना मेहनत करें उतना उन्हें फल भी मिले। तो ये हम लोग की सोच में हमेशा होती है। सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हो तो उसको प्रायोरिटी पे उनके सेंस से कि उनको ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा फाइनली खेत में जाके काम कर रहा है उसको इसका लाभ कैसे मिले, तो वो सोच हमेशा रहती है, और उसको डेफिनेटली अपने करियर में भी यूटिलाइज करने का कोशिश करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, बचपन में दोस्तों के साथ मारपीट होती थी, कुछ ऐसा? मारपीट थोड़ा मैं बचपन से ही, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा कोशिश करता था कि ये सबसे बच के रहूं, बट क्या कीजिएगा, बचपना है, मारपीट हो ही जाती है। किसकी पिटाई की थी जो याद है अभी तक?
या किसी ने आपको पीट दिया हो, कुछ तो हुआ होगा। देखिए अब पिटाई तो बस बहुत ज़्यादा पिटाई विटाई नहीं, मतलब वो गैंगवा टाइप का होता है ना स्टूडेंट में, वैसा नहीं। हाँ लेकिन हाँ स्कूल के ही मैदान में भाई किसी ने टाई खींच दिया तो उसको भी तो इमेज अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि एक थे हमारे बैचमेट में थोड़े वो होते हैं ना रंगदार हीरो टाइप के। अब मौका मिल गया एक बार, मैं सबसे इंसान टाइप का आदमी, वो बेचारे हीरो टाइप का आदमी, टाई पकड़ के खींच दिए। टाई पकड़ के खींच दिए तो थोड़ी थी ताकत वाकत थी, अच्छे से पकड़ के उसको घुमा दिया। उसके बाद कोई दोबारा टच करने नहीं आया। हीरो से पंगा नहीं लिया। मतलब पहली बार पे आपने दिखा दिया कि भैया हमको जहाँ टारगेट करना था कर दिया, अब जो है ठीक ठाक चल रहा है। जी हाँ, तो वो अच्छा रहा। अब स्टार्टिंग में ही जो है उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिए और उसमें आप सफल रहे, तो फिर दूसरा आदमी आपको कहा कि नहीं सीधा है लेकिन बच के रहने का। अच्छा, पढ़ने में बहुत बहुत मन लगता था, या कभी लगता था कि यार चलो सिनेमा देख लिया जाए भाग के, या कुछ इस टाइप का चीज भी होता था? देखिए सही बात है, अगर क्लास 5 में छठे तक की बात करें तो बस पेरेंट्स के बोलने पे प्रेशर में पढ़ाई करता था, कभी मन नहीं लगता था। हाँ धीरे धीरे जब 6th के बाद हाई स्कूल्स वगैरह में गया तो लगा कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है और इस पे ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद मैं थोड़ा गंभीर हुआ। बट हाँ स्कूल से भागने वाली परंपरा इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट स्कूल थे, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत सख्त थे। कई एक लोगों पे बड़ी बड़ी कार्रवाई हो गई थी, काफ़ी डांट फटकार लगता था। तो बस एक बार स्कूल में लेट पहुंचने के लिए स्कूल अटेंड करने को नहीं मिला, दैट वाज द ओनली इंसिडेंस। बट हमारे स्कूल्स थे, काफ़ी डिसिप्लिन था और वो काफ़ी खुशी होती है कि बचपन से ही एक डिसिप्लिन में डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रहे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा इस करियर में ही मिलता है। अच्छा, कोई फिल्म देखी थी, याद है कुछ? नहीं स्कूल से भाग के फिल्म नहीं नहीं देखी। मतलब ऐसे अभी प्रिंसिपल सर से डांट सुनवाइएगा। मतलब अभी भी प्रिंसिपल सर का डर है? अब हाँ प्रिंसिपल सर का डर तो अभी भी है और अच्छा लगता है और ये डर जरूरी है। अच्छा, आप बता रहे थे कौन सी फिल्म? हाँ फिल्म बचपन में काफ़ी देखी, मुझे लगता है सबसे पहली फिल्म उस वक्त जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, काफ़ी छोटा था मैं तो, राम तेरी गंगा मैली फर्स्ट मूवी आई थी और वो देखे थे। बहुत ज़्यादा याद है नहीं लेकिन हाँ बचपन से लोग कहते रहते थे कि हाँ भाई तुम्हारा पहला मूवी है, तो थोड़े वो गाने वाने थे वो सब याद है कि हाँ लगता है हॉल गया था यही फिल्म पहले देखी थी। उसके बाद फिल्म तो देखते ही रहना होता है और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ तो मूवीज़ देखता हूँ, मूवीज़ देखने का शौक है। अच्छा, खेलने में क्या अच्छा लगता था? देखिए बचपन से ऐसे तो मोहल्ले में क्रिकेट से लेकर के गिल्ली डंडा से लेकर के हर एक चीज़। गिल्ली डंडा खेलते थे? हाँ गिल्ली डंडा खेलता था, वो 1 2 3 वाला भी और एक जो होते हैं ना वो एड़ी दौड़ी टेढ़ी चौपा वो वाला भी खेलता था और काफ़ी अच्छा लगता था। लट्टू सीखने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा और सीख करके मैं फिर भूल गया हूँ। अच्छा, पिताजी से कभी पिटाई लगा कि बेटा पढ़ो, या किसी भी मामले को लेकर जो कि याद हो, मैंने बुखार लग गया हो, वैसी पिटाई कभी? बचपन में बहुत पिटाई खाया हूँ, इसको याद मत दिलाइए। आज भी दर्द हो जाएगा। पिटाई होती बात थी को बट लेकर। वो अब अच्छा लगता है। अब होते थे हम लोग 3 भाई थे तो अब पढ़ाई लिखाई चल रही है, अब बीच में कुछ हो जाती थी शैतानी। छोटा था तो छोटा ऐसे भी घर में थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा घर में ज़्यादा बिगड़ा हुआ था तो उस कारण से पिटाई लग जाती थी। अभी रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमित जी से बातें जारी रहेगी और बात करेंगे आप कि कैसे आईएएस बने, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। अमित जी से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मां कलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रे ऑफ होप। लिटिल फ्लावर स्कूल, जहां संवरता है बच्चों का सुनहरा भविष्य। 20 सालों से आपके भरोसे का एकमात्र प्रतिष्ठित प्ले स्कूल, जहां सच होते हैं सपने, साकार होती है जिंदगी। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। एडमिशन गोइंग ऑन बेबी प्री नर्सरी टू क्लास 7th। साथ ही डे केयर सेंटर में भी अपने बच्चों का कराएं नामांकन। लिटिल फ्लावर स्कूल, साकेत विहार, हरमू, रांची।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसे न जाना भूल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसे न जाना भूल जेके इंटरनेशनल स्कूल जेके इंटरनेशनल Bridge Power Private Limited, engaged in power transmission, power distribution. The company works for NTPC, SR, Usha Martin, Jyoti Structure, Larsen & Toubro, Simplex, Chemon, UPL and RP Goenka Group. Bridge Power Private Limited, C23, Park Road 1A, Gate number 1, Ashok Nagar, Ranchi, Jharkhand. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ अमित कुमार बने हुए हैं। आपने सुना कि किस तरीके से पिताजी की डांट खाई, फटकार खाया, खेल कूद की और बन गए आईएएस। कठिन मेहनत की। हम इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं कोई प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा हुआ था। अब शादी हुई और लव अरेंज मैरिज हुई। तो लव कम अरेंज। जी हाँ, जी हाँ। तो प्यार मोहब्बत तो हुआ था। मैंने ये कब की बात है? अब बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन इतना कहेंगे कि यंग एज का बचपन का प्यार था। बाद में ये आखिर किस क्लास का प्यार था ये तो बता दीजिए। नहीं, बचपन बोले तो मतलब आई थिंक इंटरमीडिएट में मैं था जब फर्स्ट टाइम यू कैन से समथिंग लाइक लव इन फर्स्ट साइट। मैडम कहाँ की रहने वाली है? मैडम भी बिहार शरीफ टाउन की ही हैं। तब ना। अच्छा, ये बताइए कि आईएएस जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, नौकरी भी आपने ज्वाइन की, तो उसके बाद फिर कैसे लगा कि अब आईएएस का एग्जाम देना चाहिए? देखिए, बचपन से जैसा मैंने बताया कि करियर बाय ऑप्शन, इट वाज नॉट बाय द चॉइस। जब इंजीनियरिंग वगैरह का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बट से कि इंजीनियर्स तो नहीं, मर्चेंट नेवी में नॉटिकल साइंस किया, मर्चेंट नेवी में था। अब एक कसक थी कि आईआईटी नहीं हुआ। बाद में फिर लगा कि चलो क्यों नहीं, अब उसके बाद भी कहें तो ऑप्शन की बात थी बैचमेट्स के साथ और दूसरे लोग जो भी कर रहे हैं। तो बेसिकली दो ऑप्शंस थे, एमबीए वगैरह का प्रिपरेशंस करने का या फिर यूपीएससी का। अब बचपन से एक था जिस सोशल इन्वायरमेंट में पला बढ़ा था, तो अच्छा लगता था कि देश के लिए कुछ डायरेक्ट वे में करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप हर एक सेक्टर्स में अच्छा काम कर सकते हो। तो एक कोशिश की गई। जस्ट मैंने एक अटेम्प्ट लिया। मर्चेंट नेवी में जो होते हैं सेकेंड मेट के बाद चीफ मेट के प्रिपरेशंस करने होते हैं, और उसके लिए आपको कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ या दिल्ली में मेट्स के एग्ज़ाम में लगभग 10 महीने 12 महीने लग ही जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं चीफ मेट के प्रिपरेशंस करते, कोलकाता जाने की तैयारी हो रही थी। फिर लगा कि क्यों नहीं एक आध साल दिल्ली चल करके यूपीएससी का सिंसियरली प्रिपरेशन किया जाए। सब ठीक रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना सेलिंग भी चलते रहेगी और साथ में प्रिपरेशन भी चलते रहेगी और भी अटेम्प्ट देते रहूँगा। बट इट वाज गुड कि वेल फोकस्ड वे में मैंने दिल्ली गया, और दिल्ली में हमारे कुछ फ्रेंड्स पहले से प्रिपरेशंस कर रहे थे, काफ़ी अच्छा उनसे गाइडेंस मिला और सभी तरीके से मतलब एवरीथिंग वेंट ऑन ट्रैक। फर्स्ट टाइम में ही एक एम था कि चलो यार इस बार पीटी निकल जाए तो अच्छी बात होगी। फॉर्चुनेटली जब पीटी निकला तो फिर लगा यार अब तो मेहनत करते हैं, मेंस भी निकालने का कोशिश करते हैं। मेंस का एग्ज़ाम दिया। क्वेश्चन पैटर्न पिछले आप 2009 से बात करें तो यूपीएससी के मेंस के पैटर्न में हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांजिशनल फेज रहा है। वो 2010 के एग्ज़ाम में भी हुआ था। मेंस के बाद आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि रिजल्ट वगैरह होने वाला है, तो फिर मैं फिर से शिप पे सेलिंग के लिए चला गया। लगभग वो 1-1.5 साल के गैप के बाद मैंने सेलिंग के लिए गया था। हाँ, सेलिंग की ये शर्त जरूर कंपनी के साथ रखी थी कि मैं 3 महीने ही सेल करूँगा, कि बाय द वे अगर इंटरव्यू का कॉल आ गया तो मैं इंटरव्यू मिस नहीं करूँ। वो लाइफ का बड़ा इम्पॉर्टेंट, और इसमें मैं बिलीव करता हूँ कि कभी कभी आप मेहनत करते हैं तो लक भी साथ देता है, और कभी कभी लक साथ देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक इंसिडेंस था, रिसेशन का टाइम था कंटेनर शिप्स पे, और ऐसा हुआ था कि मेरा साइन ऑफ 3 महीने बाद हो नहीं रहा था। बहुत मशक्क़त करने पड़े। शिप के जो चार्टर होते हैं वो समाप्त हो गए थे। शिप ड्राई डॉक में दुबई में थी, और काफ़ी कोशिश करने के बाद कैप्टन काफ़ी सपोर्टिव थे, बट ओनर्स वगैरह का मेन कंसर्न नहीं था कि जब हमारे चार्टर्स नहीं हैं तो इतने सारे क्रू का साइन ऑफ कराने में उनके अपने कॉस्टिंग आते हैं।
ये सब को देखते हुए बट फाइनली लकली एक दिन आया कि चार्टर अचानक से उन्हें मिले और पहले जैसे ही चार्टर मिले अगले दिन उन्होंने साइन ऑफ फाइनल किया। साइन ऑफ करके मैं आया, उसके 2 दिन बाद मेंस का रिजल्ट आया एंड फॉर्चुनेटली इंटरव्यू का कॉल आ गया था एंड आई हैड जस्ट अराउंड 22-23 डेज जो इंटरव्यू का डेट आया और उतने दिनों में ही इंटरव्यू के प्रिपरेशंस करने थे। करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं और उस वक्त शिपिंग में बहुत सारे मतलब सैटेलाइट नेटवर्किंग उतने स्ट्रांग नहीं थे, आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं थे, तो न्यूज़ वगैरह से में उतना अपडेट था नहीं। बट उस वक्त भी मैं कहूँगा जो भी हमारे सहपाठीगण थे जिनके साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था उनका काफ़ी सहयोग मिला। जो भी करंट एक्टिविटीज़ वगैरह थी उसको अपडेट किया और 15 से 20 दिनों में ही इंटरव्यू की काफ़ी अच्छी तैयारी हुई और फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाला। चलिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि बचपन से ये सोच नहीं थी, लेकिन हाँ और बचपन से बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। तो अच्छी सोच के साथ, अच्छी लगन के साथ तैयारी। पिताजी को आपने कैसे बताया, एक किसान का बेटा आईएएस बन रहा है, पिताजी को कैसे बताया, क्या कहा उनको आपने? अब याद है वो पल? वो पल थोड़ा सा दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ लाइफ की फादर एक्सपायर कर गए थे 2002 में। तो जब सबसे बड़ी ये खुशी थी तो उस वक्त वो हम लोग के साथ नहीं थे, बट उनका प्रेरणा हमेशा हम लोग के साथ था, उनका इंस्पिरेशन और उनके जो बचपन से जो भी सीख मिली थी। बट हाँ, फैमिली काफ़ी खुश हुए और फॉर्चुनेटली जिस दिन रिज़ल्ट हुआ था नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने डिसाइड किया था कि अब दिल्ली में नहीं रहना है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए घर ही आ गया था और घर पे ही प्रिपरेशन करने की तैयारी चल रही थी। तो घर पे ही था, रिज़ल्ट आया तो बेसिकली दिल्ली से फ़ोन आया दोस्त के कि भाई रिज़ल्ट हो गया है तुम्हारा। विश्वास हुआ नहीं, सबसे पहले साइबर कैफ़े गया, खुद से रिज़ल्ट देखा, खुद से रिज़ल्ट देखने के बाद लगा अब घर पे कैसे बताएं। बहुत बड़ी खुशी थी। तो फिर पहले थोड़ा पूजा पाठ करते हुए घर पे प्रसाद लेकर के आया, यही घर पे बताया और सभी लोग क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? अब मैं आई थिंक 27-28 का था, तो काफ़ी खुशी हुई। और शादी हो गई थी उस वक्त क्या? नहीं, शादी बाद में हुई, शादी उसके 2 साल बाद हुई जी। अच्छा, देवघर के इंसिडेंट को किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, हम लोग जिस आपके जीवन का सबसे दुखद पल था वो? डेफिनेटली दुखद पल था और अफसोस इस बात की होती है जब आप किसी जिम्मेवार पद पे होते हैं तो जिम्मेवारी आपको लेनी होती है, बट दुख तब होता है कि आपने काफ़ी कोशिश की हो फिर भी सब कुछ आपके हाथ में होता नहीं है। कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छी कोशिश थी, काफ़ी अच्छी तैयारी थी, उसके बाद भी वैसी घटना हुई तो बड़ा दुखद हुआ और एक क्वेश्चन मार्क मैं खुद अपने आप से पूछता था कि ऐसा क्या कमी रह गई, ऐसा क्या गलती या समथिंग लाइक दैट। बट समय के साथ रियलाइज़ किया कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, हमारे पूरे टीम के लिए। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, चाहे पूरे टीम की बात करें, फैमिली की बात करें, सभी की। और ठीक है, बड़ी उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन या कुछ इस तरीके की चीज़ें अंदर से लगता था कि मेहनत भी नहीं की लेकिन उसका फल भगवान ने नहीं दिया? देखिए, जिस करियर में हम लोग हैं, हर एक दिन एक फाइट का दिन होता है, हर एक दिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, फ्रस्ट्रेशन वाली बात सिनेरियो बनती है। बट अपने आप को तो, अपना सेल्फ स्टीम और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो रखना ही पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम लोग टूट जाएंगे तो फिर करियर बहुत लंबी है और इतने लोगों को सेवा प्रदान करना है। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर अंदर से होने की कोशिश होती थी, लेकिन उसको ओवरकम करके मेहनत करना पड़ता था। दैट इज द प्रोसेस। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने सुना कि चूंकि आईएएस है, बतौर उपायुक्त तब पलामू में फिर है, तो ऐसे में जिम्मेवारी बड़ी है और हर दिन जो है चुनौतियों से भरा होता है। हम बातचीत करेंगे अब इनकी पत्नी से भी और समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जिस तरीके से अपने विषय में बताया वो क्या सोचती हैं इनके विषय में। हम उनसे बातचीत करते हैं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Tribal Social Welfare Society, Tribal College of Nursing, the future of a nurse. उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झारखंड की शान। अत्याधुनिक संसाधन और शैक्षणिक वातावरण में करें बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जॉब ओरिएंटेड कोर्स। ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिद्रौल, नामकोम, NH 33, रांची, झारखंड।
Globus Elevators, the leading elevator company of India. We guarantee quality, reliability and punctuality. Products: home lifts, passenger lifts, capsule lifts and stair lifts. Globus Elevators, first floor, Mahindra Arcade, Main Road, Ranchi. मखमली एहसास, दिलकश किनारा, कॉस्मो फर्नीचर से घर लगे प्यारा, शानदार सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, स्टाइलिश किचन, खूबसूरत बेड्स। कॉस्मो, स्मार्ट इंडिया का स्मार्ट फर्नीचर। कॉस्मो, सेकंड फ्लोर, मां लक्ष्मी प्लाजा, सहजानंद चौक, हरमू, रांची। Metas of 7th Day Adventist Higher Secondary School, Nursery to Class 12. Admission start for Class 11. Smart classroom with a well-equipped lab. ICSE and ISC New Delhi से मान्यता प्राप्त. Metas of 7th Day Adventist College and School of Nursing. Metas में है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल. Metas of 7th Day Adventist School, College and Hospital. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। अब हमारे साथ अमित जी की पत्नी होंगी, वो इनकी असली हकीकत को बताएंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया होगा, लेकिन वो बताएंगे कि सही मायने में ये ठीक है या वो झेल रही हैं। इन चीजों पर बातचीत करते हैं। कैसे हैं? ठीक है? बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब सादा जीवन व्यतीत करने वाले इंसान है। अच्छा, बहुत मेहनत करवाया आपने इनसे, मैंने 4 साल लगे इनको आप तक पहुंचने में, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उस वक्त क्या इनमें लगता था कि ये ठीक नहीं है, कुछ ऐसा लगता था? नहीं, एक्सेप्ट करने की बात नहीं थी। मैं उस समय एक तो काफ़ी छोटी थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही कारण। लेकिन इनमें क्या खास लगा आपको? खास क्या, ये शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे पढ़ भी चुकी हूँ। टीचर भी थे? नहीं, वो पार्ट टाइम था। अच्छा, पार्ट टाइम था कभी कभी। अच्छा, वो पार्ट टाइम था। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, तो ये मतलब लगता था कि नहीं इनके जैसा बने, हाँ, पढ़ाई लिखाई। हम मतलब ये इंस्पिरेशन रहे मेरे, और मैं चाहती थी कि मैं इनकी तरह पढ़ाई करूं, इनकी तरह बनूं। जिस वक्त देवघर वाला इंसिडेंट हुआ था, हाँ। उस वक्त आप पर क्या बीता था? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा था आपके इस पर साइट पर भी पढ़ा था हमने कि आपने एक लाइन लिखा था उसमें कि ये क्या कहते हैं, मैंने जब शादी किया उस वक्त मुझे लगा कि एक पति, लेकिन उसके बाद जो है लगता था कि देश की सेवा, देश की सेवा, देश की सेवा। क्या फील हुआ था? एक्चुअली होता था कि जब हम लोग रांची में थे स्टार्टिंग में, तो टाइम मिलता था, टेंशन मिलता था। फिर देवघर में जाते के साथ ही एकदम ऐसा लग रहा था कि गैप आते गया हम लोग के बीच। मतलब ये इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, रात में भी 1-2 बजे तक, मतलब 1-2 बजे निकल जाना, तो थोड़ा लगता था कि नहीं, मतलब ये शादी करने के लिए नहीं बने हैं अपना। वैसे भी इतने शादी से पहले मुझे कहा था कि मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ के लिए तुम कभी मेरे से लड़ाई मत करना। तो फिर मैंने कभी इनसे बोला नहीं कि आप काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरे पे कम, क्योंकि पहले इन्हें बोल रखा था। तो फिर मैं बस कुछ था ही नहीं कि मैं इनको बोलूं कि आप काम पे ज़्यादा क्यों ध्यान रखते हैं। एग्रीमेंट साइन था, इसलिए एग्रीमेंट ब्रेक नहीं कर पा रही। तो वो जो मतलब फीलिंग्स आई थी उस वक्त? एक्चुअली उस समय मैं देवघर में थी नहीं, तो मुझे अचानक से, मुझे तो एक्चुअली नहीं, बैंकॉक में थी, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैं बस ऐसे ही नेट पे ईटीवी का देख रही थी, तो उसी में पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए। फिर जब मैं रात में आई, अगले दिन सुबह हम लोग को देवघर छोड़ के जाना पड़ा, तो वो बहुत ही वर्स्ट फीलिंग था मेरे लिए। मतलब मैं पता नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत ही वर्स्ट फीलिंग था वो मेरे लिए अचानक से, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को काम करते देखा था वहाँ पे, किस तरह से वो काम करते थे, और मतलब अपना पर्सनल लाइफ को एक साइड करके इन्हें अपना काम किया। तो उस चीज़ को देखते हुए लगा कि नहीं, वो बहुत गलत हुआ था इनके साथ। अच्छा, देवघर में आप थी, बाबा पर भरोसा था कि नहीं? भरोसा था, लेकिन अभी भी है, लेकिन उस समय थोड़ा सा लगा कि जो इंसान दिन रात मंदिर में बैठ के इतना काम करे, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, चलिए, आप तो पलामू के उपायुक्त हैं, काफी सहयोग रहता है। पहले तो आप ये बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से खासकर उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगी
जो शादीशुदा हैं और हस्बैंड जॉब कर रहे हैं अच्छे पोजीशन पे, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अगर बिजी रहते हैं तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब अपना क्या मतलब हमसे सीख लो। हमसे सीख लो नहीं, मतलब सबका अपना पर्सनल भी होता है। बस ये कि अगर हस्बैंड ज़्यादा बिजी होते हैं तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा बौखलाने का नहीं, वो समझने का कि हस्बैंड क्यों बिजी रह रहे हैं। अच्छा, फिर पलामू जा रहे, फिर समय आपको नहीं दे पाएंगे। यहाँ थे तो बतौर एमडी जो है समय तो देते होंगे, लेकिन अब फिर पलामू में तो समय तो फिर नहीं तो मिलेगा। मैंने अपना पार्ट टाइम शुरू कर लिया है। मैं यहाँ पे भी टीचिंग कर रही थी, मैंने सोचा कि वहाँ पे भी जाके अपना टीचिंग करूंगी, तो उससे मेरा फिर टाइम स्पेंड हो जाएगा। समय दिया कीजिए, नहीं तो दिन दूर नहीं छोड़ देंगे, फिर हमको मत कहिएगा कि आप सलाह नहीं दिए थे हमको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ठीक है, व्यस्तता अपनी जगह है, बट पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रोफेशनल लाइफ इज़ ऑल्सो। मैसेज क्या देंगे राज्य की जनता को? देखिए, झारखंड अभी भी एक नेसेंट स्टेज से गुजर रहा है, ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और यहाँ के लोगों का काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है और सरकार इसके लिए पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरे अच्छे इंटेंशन से काम कर रही है। लेकिन ये बदलाव और एक सस्टेनेबल जो चेंज की बात करें तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ की जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी दायित्व को समझे और सरकार को पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करे। कोई ऐसी बात जो इनकी याद आती हो, आपको लगता हो कि शेयर करना चाहिए? अब मैं जब ये सस्पेंड हुए तो उसी समय की बात बताती हूँ। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 20 दिन तक सस्पेंड रहे थे ना, ऐसा। तो जब मैं बिहार शरीफ गई घर पे तो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, लेकिन इनको देख के लगा ही नहीं कि इनके साथ कुछ हुआ है। तो मुझे लगता था कि या तो ये टेंशन फ्री होने का दिखावा कर रहे हैं या फिर सही में ये चीज़ों को रिलैक्स वे में ले रहे हैं। तो उस समय फिर लगा कि नहीं, ये थोड़ा मुझे बताया भी करते थे जब कुछ प्रॉब्लम हो, तो जब मालूम है कि उसको झेलना ही है, उसको सामना करना ही है, तो टेंशन फ्री माइंड से करो। तो फिर लगा कि नहीं, मतलब बहुत स्ट्रांग है ये, क्योंकि मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। तो फिर मैं उन दिनों को याद करती हूँ कि नहीं, इतना बड़ा टेंशन होने के बावजूद भी ही वॉज टेंशन फ्री। तो लगा कि नहीं, बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। आपने सुना कि किस तरीके से अमित कुमार स्ट्रांग है और सही में जिस तरीके से चीजें हुई, देवघर प्रकरण हुआ, तमाम चीजें हुई, पत्नी ने हौसला खोया, लेकिन अमित कुमार डटे रहे, बने रहे। सरकार पर पूरा भरोसा था। साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बस जरूरत है लोगों को साथ मिलकर चलने की। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी और खास जगह दोबारा होगी आप लोगों से मुलाकात। आज दीजिए इजाजत।